नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 9 के दूसरे पाठ में आपका स्वागत है और अध्याय 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आइए भारत के भौतिक स्वरूप को सरल शब्दों में समझते हैं और यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न कौन से जो है अभ्यास में दिए गए हैं, चूँकि अभ्यास से जो डायरेक्टली बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और अदर परीक्षाओं में भी जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप स्टेट पीसीएस के भी परीक्षाओं में देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो। फिर दूसरा है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम क्या है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो आपने देखा कि जो है कैसे परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है आपको अभ्यास में अंत में दिए रहते हैं। आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं भारत के जो है भौतिक स्वरूप को। और अगर भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम जो है भू आकृतियों को देखते हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। और भारत की अगर बात करें तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। और अगर हम भूगर्भीय तौर पे बात करें, भूगर्भीय तौर का मतलब है कि कब जो है उसको मतलब कि निर्माण कब हुआ है, तो भूगर्भीय तौर पर अगर बात करें जो प्रायद्वीपीय पठार है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भूगर्भीय तौर पर अगर अब देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, वह जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। और ये पूछा भी गया है। तो भूगर्भीय तौर पर जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन है, तो प्रायद्वीपीय पठार आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, याद रखना है। और फिर अगर बात करें हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। और हिमालय की बात की जाए तो नवीनतम मोलित पर्वत है, यंगेस्ट फॉल जो है माउंटेन, यानी हाल में ही बना हुआ है। नवीनतम हाल का मतलब होता है कि और सबके मुकाबले जो है ये सबसे नया नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। और इसके अलावा हमने जो है सातों महाद्वीपों की कक्षा में अलग अलग वलित पर्वतों का अध्ययन किया था। और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आपको चैनल प्लेलिस्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस दे दी जाएंगी और 7 क्लासेस में आप बहुत अच्छे से जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को जो है मानचित्र के हिसाब से समझ सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में तेज़ी ला सकते हैं। और साथ में जो बीपीएससी तैयारी में प्रश्न पूछे गए उनको ध्यान में रखते हुए वो वीडियोज़ बनाए गए हैं। तो जिन भी साथियों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट वहाँ पर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो हिमालय और उत्तरी मैदान, यानी जो गंगा का मैदान है वो हाल में ही बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार जो हिमालय पर्वत अनस्टेबल है और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊँचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। और अगर बात करा जाए उत्तरी मैदान की, तो उत्तरी मैदान किससे बने हैं, जलोढ़ निक्षेपों से। तो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं, एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। जो उत्तरी मैदान है या गंगा के मैदान है तो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। और अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, तो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम भारत की बात करें और उससे पहले जो है यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जान लीजिए महत्वपूर्ण, कि जो है आज से जो है कई करोड़ों साल पहले जो है जो पृथ्वी की स्थिति थी और सातों महाद्वीप जो है एक साथ में जुड़े हुए थे। और उस समय क्या केस था, तो उस समय केस था कि एक पैंजिया नाम का जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जो है बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट या बृहद महाद्वीप बोला गया। तो पैंजिया था और इसके चारों तरफ जो है जल था, यानी समुद्र था, और इस समुद्र का नाम था पैंथालसा। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैं आपको यह कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो पैंथालसा जो है समुद्र था और ये बहुत ही विशालकाय समुद्र था और बीच में जो है पेंजिया स्थल भूमि थी। जैसे आज आप अलग अलग 7 महाद्वीप देखते हैं, तो पहले वो सातों महाद्वीप एक में थे और जो सातों महाद्वीप जब एक में थे तो उनको क्या बोला जाता था, तो पेंजिया जो है पूरा एक बड़ा महाद्वीप था। और इसके चारों तरफ जो समुद्र था उसका क्या नाम था, महासागर का, तो पैंथालसा उसको बोलते थे। फिर समय के साथ में क्या हुआ कि जो पेंजिया जो है 2 भाग में टूट गया। और वो 2 भाग कौन से थे, तो वो 2 भाग थे जो है अंगारा लैंड और साथ में अगर बात किया जाए तो ये गोंडवाना लैंड। और आपका जो बीपीएससी तैयारी में प्रश्न पूछा गया था कि जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था उसका दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, तो दक्षिणी भाग आप देख पा रहे हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं और उत्तरी भाग को हम अंगारा लैंड कहते हैं। अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें दक्षिण अमेरिका आते हैं, अफ्रीका का जो है ज़्यादातर भाग आता है, भारत का भाग आता है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ से प्रश्न पूछा गया था तो मैं आपको यहाँ बता दिया। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा था कि उत्तर से दक्षिण में अगर हम जाएं तो जो है पर्वत श्रेणियों का जो क्रम कैसा है उत्तर से दक्षिण जाने पे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे जो है काराकोरम आपको पर्वत श्रेणी दिख रही है, फिर काराकोरम के बाद यहाँ लद्दाख पर्वत श्रेणी दिख रही है, फिर झांसकर है, और फिर जो है यहाँ पे जो है पीर पंजाल है। यहाँ दिया नहीं गया तो यहाँ पे जो है पीर पंजाल है। और आपसे इन चारों को जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है करने को प्रश्न में बोला था। तो आपका जो आंसर था वह था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले जो है काराकोरम था। आप फिगर में भी देख पा रहे, सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी के बाद जो है झांसकर है, और झांसकर के बाद जो है पीर पंजाल, जो सबसे यहाँ पे नीचे है ये पीर पंजाल है। और ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये विस्तार है पर्वत श्रेणियों का। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि झांसकर, लद्दाख, काराकोरम और साथ में जो कैलाश श्रेणी, और ये कुल्लू श्रेणी देख रहे हैं आप, पामीर ग्रंथि देख रहे हैं, इधर हिंदू कुश देख रहे हैं, इधर सुलेमान श्रेणी देख रहे हैं। तो पहले हम पामीर ग्रंथि को समझते हैं। इसको पामीर नॉट बोलते हैं और गाठ भी बोलते हैं। तो जो पामीर गाठ है ये जो है कह सकते हैं इसको संसार की छत कहा जाता है। तो संसार की छत किसे कहा जाता है वास्तव में? तो संसार की छत पामीर ग्रंथि को कहा जाता है। और यहाँ से जो है कई सारी पर्वत श्रेणियाँ जो है निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि हिंदू कुश कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश। और अगर सुलेमान देखा जाए तो सुलेमान कहाँ पे? पाकिस्तान में। और चाइना में बात की जाए तो चीन में जो है कुल्लू श्रेणी, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा काराकोरम देखा जाए तो काराकोरम भारत में भी स्थित है। और फिर जो है कैलाश श्रेणी, काराकोरम का जो एक्सटेंशन है कैलाश श्रेणी, और कैलाश श्रेणी में जो है मानसरोवर झील वगैरह और भगवान शंकर जी का जो कह सकते हैं जहाँ पे उनका निवास स्थान है कैलाश, तो वो चाइना के अंतर्गत आता है, यहाँ पे तिब्बत वाले पार्ट में। और इसके अलावा जो कैलाश श्रेणी है ये भी जो है पार्ट है, और किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। तो आपको ध्यान रखना है, हिमालय का पार्ट नहीं है ये, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं ये। और ट्रांस हिमालय का मतलब होता है कि ऐसा मतलब प्राचीन हिमालय जो हिमालय के निर्माण से पहले बना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काराकोरम है, लद्दाख है, झांसकर है, कैलाश श्रेणी है, ये इन सब का निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से बहुत पहले हुआ है। जो आपको हिमालय पर्वत श्रेणी 3 श्रेणियाँ आपको दिख रही है, तो इन 3 श्रेणियों के निर्माण से बहुत पहले जो है इन ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। और ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं महत्वपूर्ण काराकोरम है, लद्दाख है, झांसकर है और कैलाश श्रेणी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपकी भूगोल की क्लासेस चल रही हैं पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण है, 6 से 8 सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा जीएस पार्ट सेकंड में जो ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें भारत का जो है, तो आपको यहाँ पे जो क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? काराकोरम आते, लद्दाख आते, झांसकर आते हैं, और साथ में कैलाश श्रेणी जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय पर्वत के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो हिमालय पर्वत के अंतर्गत आते हैं उनका अध्ययन आगे करेंगे। और यहाँ पे जो पीर पंजाल था, पीर पंजाल भी जो हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियाँ आपको ध्यान रखनी है, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर और कैलाश। और अगर हम बात करें मुख्य भौगोलिक वितरण की भारत की, तो मुख्य भौगोलिक वितरण को अगर हम देखेंगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, फिर उसके बाद उत्तरी मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 6 भागों में हमने बांटा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। और इसी क्रम में हम इनका अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत की बात करें, और यहाँ पे जो है सबसे पहले हिमालय पर्वत की बात करते हैं। और हिमालय पर्वत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, या नवीनतम वलित पर्वत भी है। और इसके अलावा बात करें, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और एक अत्यधिक असम मतलब होता है कि जो बहुत दुर्गम हो अवरोधों में से एक है, जिनको चढ़ाई करना कठिन हो। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कुछ जो है इनका है, सिंटेक्सियल बैंड इंग्लिश में बोलते हैं और अर्धवृत्त भी बोलते हैं इनको। तो जो है ये 2400 किलोमीटर जो है ये कह सकते हैं कि लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। और इनकी जो चौड़ाई है कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम है चौड़ाई इनकी। और इसके अलावा बात करें तो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। फिर अगर बात करते हैं पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ में, अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हिमालय को 3 भाग में बांट सकते हैं, और इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो है हम आते हैं जो 3 भाग हैं, तो जो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो जो सबसे ऊपरी भाग हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबसे ऊपरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? महान या आंतरिक हिमालय, तो ग्रेट हिमालयास कहा जाता है इसको।
ग्रेट हिमालयाज़ कहा जाता है, या आंतरिक हिमालयाज़ कहा जाता है, या फिर हिमाद्री कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको नाम ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री किसको कहते हैं। तो जो सबसे जो है उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है हिमालय की, उसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालय का या महान हिमालय का, हिमाद्री का जो औसत ऊंचाई वो 6000 मीटर है, और ये सबसे ऊंचे शिखर हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आ जाते हैं। और अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है, सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे हिमालय का। कंचनजंगा जो है भारत का अगर बात करें यहाँ पे, तो ये 8598 मीटर यहाँ इसकी ऊंचाई है। और इसके अलावा मकालू है, धौलागिरी है, ये सब है। और इसके अलावा बात की जाए तो नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, नमचा बरुआ है, और गुरु मंदाता है। तो ये आपको जो है ये कुछ पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं। और फिर है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति आज सममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। तो आपको ध्यान रखना कि महान हिमालय किसका बना है, तो ग्रेनाइट का बना है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, क्योंकि यहाँ की औसत ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ से बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता है। और फिर उसके बाद बात करें तो आपका सबसे पहले हो गया महान हिमालय हो गया। अब महान हिमालय के बाद क्या आता है, पहले हम जो है यहाँ पे फिगर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, तो हिमालय में आप देखेंगे तो 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे उत्तर वाली श्रेणी ये हो गई, इसको महान हिमालय कहा जाता है। फिर ये दूसरी श्रेणी है जो कि बीच बीच में देख रहे हैं गैप है, तो इसको हम जो है निम्न हिमालय बोलते हैं। और इसके अलावा जो सबसे नीचे वाली श्रेणी आप देख पा रहे हैं, ये इसको हम शिवालिक बोलते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको हम हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हिमाद्री के दक्षिण में कौन स्थित है, तो हिमाचल या निम्न हिमालय। और इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो है अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी औसत ऊंचाई देख लीजिए तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है, और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे आपने देखा कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है महान हिमालय की, और उसके मुकाबले जो हिमाचल या निम्न हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर है। तो देख रहे हैं कितना फ़र्क है यहाँ पे। और पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और ये कहाँ पे स्थित है पीर पंजाल, तो ये हिमाचल या निम्न हिमालय में स्थित है, तो याद रखना आपको। और इसके अलावा धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और इस श्रृंखला में जो कश्मीर की घाटी और हिमाचल की कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। तो प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि जो है कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ जो है कहाँ पे स्थित हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल या निम्न हिमालय में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, तो शिवालिक कहा जाता है। तो सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है, और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। तो देख पा रहे हैं कि जो शिवालिक है इसकी ऊंचाई कितनी कम है, 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ है, तो मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से जो नदियाँ निकली हैं और उसके द्वारा जो असंपीड़ित अवसाद लाए गए हैं उन्हीं से बनी हैं। और ये घाटियाँ जो बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि दून जो है दून किसको बोला जाता है, तो निम्न घाटी और शिवालिक के बीच में जो लंबोत घाटी है उसको हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो आपने नाम सुने हैं। तो ये निम्न हिमालय, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित हैं। और फिर बीपीएससी तैयारी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो जो हम हिमालय का जो हम विभाजित करते हैं हिमालय को, हम इन वर्गीकरण को जो है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी करते हैं। जैसे कि सतलुज और सिंधु के बीच में हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था। काली तथा तीस्ता नदियाँ जो है नेपाल हिमालय का, एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय का निर्माण करती हैं। आइए इसको हम समझ लेते हैं ताकि जो है गलती होने की गुंजाइश ना रहे। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सिंधु और सतलुज के बीच में जो स्थित हिमालय का भाग हम उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। आप इसको इसी क्रम में याद रख लीजिएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच के जो हिमालय का भाग है उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है उसको हम नेपाल हिमालय तथा तीस्ता तथा दिहांग के बीच को हम असम हिमालय कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। और बात किया जाए तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। और ये दिहांग महाखड्ड जिसको गौर्ज बोला जाता है, तो दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा
के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है और यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो कि अवसादी शैल है उनसे बनी हुई हैं। आइए इसको हम समझ लेते हैं। और इन श्रृंखलाओं में जो है पूर्वांचल में इनको क्या बोलते हैं, पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ इनको बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये सांगपो नदी है ये ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम है तिब्बत में। तो ये यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में जब आती है तो ये एक गॉर्ज से होकर गुजरती है जिसको ब्रह्मपुत्र गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज या महाखड्ड बोला जाता है। और यहाँ से फिर जो है ये दक्षिण की तरफ आ जाती है और यहीं से जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हिमालय का जो है दक्षिण की तरफ जो है विस्तार हो गया है, इधर आगे की तरफ नहीं गया है, पूरब की तरफ नहीं गया है, फिर दक्षिणी यहाँ पे विस्तार हो गया है। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ स्थित हैं इनको हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और यहीं पे जो है पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजोरम, मिजो जो पहाड़ियाँ हैं यही इसी जो क्रम में स्थित हैं जिनको हम जो है आगे भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की हम बात करें तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तो सिंधु गंगा तो सभी जानते हैं लेकिन ब्रह्मपुत्र कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा जो है उत्तरी मैदान ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और ये मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है, बहुत महत्वपूर्ण है, एलुवियल सॉइल से बना है और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन जिसको द्रोणी बोला जाता है में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत का उत्तरी मैदान है उसका विस्तार कितने क्षेत्र में है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। और यह जो मैदान है ये लगभग जो है 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं और नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। बहुत फेमस द्वीप है मजूली द्वीप। तो माजुली आइलैंड तो मजली द्वीप जो है किस नदी द्वारा बनाया गया, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। यह भी प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखना आपको ब्रह्मपुत्र। और ये जो है मजली द्वीप जो है सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं नदी द्वीप है पूरे विश्व का और ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। और अब यहाँ पे बात की जाए तो जो विस्तृत मैदान है, अब यहाँ पे जो है आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है। तो जो उत्तरी मैदान है वो 4 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे जो पहला भाग है उसको हम भाबर कहते हैं, फिर भाबर के नीचे तराई क्षेत्र पाया जाता है, फिर उसके बाद जो है बांगर आता है, फिर बांगर के बाद खादर आता है। उसको हम आगे देखेंगे। तो आपको पहले यहाँ भाबर समझते हैं कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, शिवालिक आपने देखा था कि सबसे जो दक्षिणतम जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से जो ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनी है और उसमें जो गुटिका का निक्षेपण करती हैं। तो नदियाँ जो हैं 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका के निक्षेपण करती हैं और इस भाबर के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र को भाबर के नाम से बड़े बड़े कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है बाउल्डर्स हैं, पत्थर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो सरिताएँ जो इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं। और गायब होने का मतलब है कि वो जो है वो पत्थर चट्टान होते हैं उनके नीचे से पानी बहता है इसलिए दिखाई नहीं देती हैं। और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ और नदियाँ पुनः निकल आती हैं और जहाँ ये निकल आती हैं फिर से दिखने लगती हैं वो नम और दलदला क्षेत्र होता है, निर्माण करती हैं, जिसे हम तराई क्षेत्र कहा जाता है। और आप लोग में से कई लोग तराई क्षेत्र में रहते भी होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये वन्य प्राणियों से जो भरा हुआ जंगलों का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे बात की जाए तो तराई क्षेत्र में जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, ध्यान रखिए उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग क्या है, तो पुराने जलोढ़ का बना है। पुराने जलोढ़ को हम क्या बोलते हैं, तो पुराने जलोढ़ को हम भांगर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं और तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कंकड़ किस में पाया जाता है, तो भांगर वाले क्षेत्र में। और ये सबसे विशालतम भाग है और ये पुराने जलोढ़ का ओल्ड एलुवियम का बना होता है। और इसके बाद जो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को हम क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को हम खादर कहते हैं। इनका लगभग प्रति वर्ष पुनर्निर्माण होता है। जब हर साल जो है बाढ़ आती रहती है तो जो है पानी जहाँ जहाँ तक जाता है तो वहाँ तक इनका निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं और इनकी गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खादर
भाग होता है मैदान का वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है और गहन खेती के लिए आदर्श माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी मैदान है उसको हम 4 भागों में बांटे हैं, भाबर, तराई, फिर भांगर या बांगर, और चौथा जो है वो खादर है। और भांगर जो क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र, ये पुराने जलोढ़ का बना है, सबसे विशालतम भाग है उत्तरी मैदान का। तो आशा करते हैं कि आपको उत्तरी मैदान समझ में आ गया होगा। और जो भारत का उत्तरी मैदान है वो 3 नदियों के तंत्र से बना है। और फिर आते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार जो एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, तो यहाँ जो है पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। और यह कैसे बना, तो गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इसीलिए जो हम इसको प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा भी मानते हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। फिर इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, पहला मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा दक्कन का पठार। अगर बात किया जाए तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा के उत्तर में जो भाग है उसको मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, मालवा पठार का ज़्यादातर हिस्सा उसमें है। और फिर जो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। तो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस सीक्वेंस ध्यान रखना है कि कौन से जो पहाड़ है वो किस तरीके से यहाँ पे स्थित हैं, वो भी हम देख लेंगे। और इस क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, तो इनको आपको क्रम ध्यान रखना है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो आपको ध्यान रखना है कि चंबल सबसे पश्चिम में है, पूछा गया है प्रश्न। फिर चंबल नदी बहती है, फिर सिंध बहती है, फिर बेतवा, फिर केन, और केन सबसे उत्तर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ आपका जो है ये बहती हुई। आपको ध्यान रखना कि पश्चिम में सबसे चंबल है और सबसे पूर्व में केन है, इन चारों नदियों में। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए आपको बता दिया गया है। और आइए जो है यहाँ पे हम कुछ पर्वत श्रेणियों के लिए देखते हैं। यहाँ अरावली श्रेणी आप देख पा रहे हैं और अरावली श्रेणी का जो विस्तार है वो राजस्थान, गुजरात का बहुत थोड़ा सा भाग लेते हुए जो है ये मुख्यतः जो है राजस्थान में स्थित है। फिर जो है कुछ भाग इसका दिल्ली तक भी है। तो आपको ध्यान रखना, दिल्ली में जो आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं तो राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है, वहाँ पर कुछ स्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप नदियों को देख पा रहे हैं कि जो है चंबल नदी यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर इसी के साथ में जो है और सारी नदियाँ हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप यहाँ पे माही नदी देख पा रहे हैं, माही नदी। और माही नदी की खासियत क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कर्क रेखा है और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली इकलौती नदी है। पूरे विश्व में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली इकलौती नदी कौन सी है, तो माही नदी, और भारत में बहती है और आप स्थान देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मालवा का पठार क्षेत्र देख लीजिए। और मालवा का पठार जो क्षेत्र है वो कहाँ से है, तो नर्मदा नदी यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो क्षेत्र इसी को हम मालवा पठार बोलते हैं। और प्रश्न आया था कि जो निम्नलिखित में से किस जो है क्षेत्र का जो है कर्क रेखा जो सबसे ज़्यादा भाग घेरती है, तो सबसे ज़्यादा भाग घेरती है मालवा पठार का। आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, तो उसका जो पूर्व में भाग है जो कि अलग हो गया है, जिसको मेघालय या कार्बी आंगलांग पठार बोलते हैं या उत्तर कचार पहाड़ी बोलते हैं, तो ये क्या किसका पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्वांचल पहाड़ियों का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, मेघालय, कार्बी आंगलांग पठार, उत्तर कचारी पहाड़ी, तो ये किसका भाग है, तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का है भाग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेनिनसुलर इंडिया का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे बात किया जाए तो मेघालय में जो है 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो गारो, खासी और जयंतिया है। यानी गारो आएगा पश्चिम में, फिर जो है खासी आएगा और फिर जयंतिया है। और फिर जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट के बारे में बताया गया है। तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और इस पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। और पूर्वी घाटी का जो विस्तार है वो सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में जो पर्वतीय वर्षा होती है और साथ में जो है जब मानसून आता है तो उसके वजह से जो यहाँ पे पर्वतीय वर्षा बहुत ज़बरदस्त होती है और इस वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। और फिर जो है पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। फिर पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, अभी हम इसको भी देखेंगे। और इस भाग के सबसे ऊंचे शिखर जैसे
अनाईमुदी है, तो अनाईमुदी जो है पूरे पश्चिमी घाट का, अनाईमुदी बहुत महत्वपूर्ण है। अनाईमुदी पूरे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंची चोटी। और अगर बात किया जाए नीलगिरी की, तो नीलगिरी का डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर अगर बात करें महेंद्रगिरी, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, 1500 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे जो है बात किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ की काली मृदा है, ब्लैक सॉइल, इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, दक्कन ट्रैप हिंदी में। और ये दक्कन ट्रैप के नाम से इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, और इसके जो सेल है वो आग्नेय है, चूँकि ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए तो इसके जो सेल कैसे हो जाएंगे, आग्नेय हो जाएंगे। और वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। तो अरावली पहाड़ी के बारे में हमने पहले देख लिया है, और ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है स्थित हैं। आइए हम लोग जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को समझते हैं। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पश्चिमी घाट आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो पूरा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है एक पर्वत श्रृंखला की तरह जो है, और यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट आप देख पा रहे हैं कि जो है कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा छूटा हुआ गैप है। और एक किस लिए हुआ है, क्योंकि जो नदियाँ हैं, गोदावरी नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है, तो इन नदियों ने जो है इसको काट दिया है, इसका अपर्दन कर दिया है। तो और जो पश्चिमी घाट है इनकी जो औसत ऊंचाई है पूर्वी घाट से ज़्यादा है। और बात करें जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट में जो है 6 राज्य आते हैं, और 6 राज्यों में इनका विस्तार है। गुजरात से स्टार्ट होता है ये, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो आपके 6 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 6 राज्यों में इनका विस्तार है। और अगर बात किया जाए यहाँ पे तो नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे देख पा रहे हो, और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और अगर पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, और पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे पूरे प्रायद्वीपीय भारत को ले लेंगे तो अनाई मलाई के नीचे आप देख पा रहे हैं अनाईमुदी, ये जो है पूरे जो है प्रायद्वीपीय भारत का, या कह लीजिए कि पश्चिमी घाट का भी जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई है 2695 मीटर। तो अनाईमुदी आपको नाम ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी आप जान लीजिए कि जो है पश्चिमी घाट में जो है कुछ दर्रे हैं, और उन दर्रों के नाम जो है क्रमशः हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो पहले आता है थाल घाट, फिर दूसरे नंबर पे आता है भोर घाट, और ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे आता है पाल घाट, तो भोर घाट, फिर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब क्या दर्रे हैं। दर्रे मतलब जो है हम इधर से जो है क्रॉस कर सकते हैं, जो ये पूरा पश्चिमी घाट का क्षेत्र है हम इसको पार कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट आपको ध्यान रखना, कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश है और इधर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे जो है सब बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे जो है उत्पन्न होते हैं। और ये जो चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को। ये भी प्रश्न पूछा गया था, जिसका आज हमने विश्लेषण कराया था। और अगर बात किया जाए तो कोंकण किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि कोंकण जो है ये मुंबई से जो गोवा वाला क्षेत्र है, मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको हम, मुंबई से गोवा का जो क्षेत्र है तटीय मैदान, उसको हम कोंकण बोलते हैं। और गोवा से कर्नाटक तक का, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है, गोवा से कर्नाटक तक का, इसको हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, कन्नड़। और कर्नाटक से आप कन्नड़ को जोड़ सकते हैं, तो गोवा से कर्नाटक तक जो है कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, कन्नड़ मैदान बोलते हैं। और केरल का जो तट है इसको हम मालाबार तट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मालाबार तट है। तो आपको ध्यान रखना मालाबार तट केरल पे है, और कोरोमंडल तट जो है ये जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे है। तो ये आपको ध्यान रखना। और अब आते हैं द्वीप समूहों को देख लेते हैं। और द्वीप समूहों को जो अगर हम बात किया जाए तो दो प्रमुख द्वीप समूह हैं भारत में। और यहाँ पे बात की जाए तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति, तो लक्षद्वीप जो है ये क्या है, भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, और ये जो है केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आता है। और द्वीपों का यह समूह जो है छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। तो केरल, ध्यान रखिएगा, केरल के मालाबार तट के जो है पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप जो है वो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रवाल द्वीपों से बना हुआ
द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप आंसर हो जाएगा। इनका पहला नाम लकाद्वीप था, लकाद्वीप मिनिकॉय तथा एमान द्वीप था। बाद में इसका 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। और जो प्रश्न पूछा गया इनका जो है एरिया क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर, तो 32 वर्ग किलोमीटर या 32 स्क्वायर किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और कावारत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लक्षद्वीप का जो है प्रशासनिक मुख्यालय क्या है, तो कावारत्ती द्वीप। तो कावारत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि पिटली द्वीप पड़ता है, जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो पिटली द्वीप आपको ध्यान रखना है कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। ये मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ मनुष्य नहीं रहते, पक्षी अभ्यारण्य है। और फिर जो है हम बंगाल की खाड़ी में देखते हैं, तो जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो है यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। तो आपको ध्यान रखना है कि निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर वाले द्वीप कौन से हैं, तो ये जो है अंडमान और निकोबार है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप बैरन द्वीप पर स्थित है। इसको बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे स्थित है, तो बैरन द्वीप पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर ये ख़त्म होता है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हम अगला चैप्टर देखेंगे। और यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रवाल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रवाल पॉलिप्स के बारे में देख लेते हैं। और प्रवाल से ही जो है किसका निर्माण हुआ, तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। और प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है। प्रवाल स्राव तथा प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर द्वीप प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ग्रेट बैरियर द्वीप जो है प्रवाल रोधिका, तो आपको ध्यान रखना है इसका अच्छा उदाहरण है। और प्रवाल वलय द्वीप जो है गोलाकार या हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया को जो पढ़ रहे थे महाद्वीप में, तो हमने जो है ग्रेट बैरियर रीफ को पढ़ा था। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी भाग, पूर्वी जो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है उसके मतलब वो पूरब में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, और ये विश्व का जो सबसे बड़ा जो है बैरियर रीफ है। आते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, तो एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे कि भारत का पेनिनसुला है 3 भाग से 1 2 3, समझ गए होंगे आप। एक इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है आपका इंडियन ओशियन हो गया, ये हिंद महासागर का पार्ट हो गया एक हिसाब से। तो आपका 3 पार्ट आपको दिख गया होगा। फिर द्वीप की बात करें तो द्वीप क्या होता है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। तो चारों तरफ से जो समुद्र से स्थलीय भाग घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और द्वीप का उदाहरण देखें तो हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप हैं। और फिर भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो पूर्वांचल नाम से जानते हैं। और उसमें हमने नाम देखे थे पटकाई बम देखे थे, मीजो देखे थे, मीजो हिल्स, ये सब देखे थे हमने वहाँ पे। फिर गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, तो हमने देखा था कि जो गोवा के दक्षिण में स्थित है और गोवा से कर्नाटक के बीच में उसका क्या नाम है, तो कन्नड़ जो है प्लेन्स नाम है, कन्नड़ मैदान है। और कोरोमंडल किसको बोलते हैं, तो कोरोमंडल बोलते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और कोंकण की बात करें तो कोंकण जो है मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है तटीय मैदान, उसी को बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। और इसके अलावा बात करें अनाई मुदाई जो है, तो ये जो है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। और पूरे जो है प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो आपका जो है अनाईमुदी जो है ये सबसे ऊंचा शिखर है। तो आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और आप कमेंट के माध्यम से आप जो है अपने जो है शेयर कर सकते हैं कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। साथ में आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बीपीएससी टीआरई की आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कराई जा रही है। और साथ में आपको कमेंट सेक्शन में कुछ प्ले लिस्ट के लिंक दिए जा रहे हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं विजिट किया है तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको उन प्ले लिस्ट को विजिट करना बहुत आवश्यक है। और वहाँ पे बहुत ही शानदार जो है PIQs के प्रश्न कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रश्न कराए गए हैं। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और वो
मेरे तक आ जाएगा और फिर मैं आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड कर दूँगा और गाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।